हे डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शोभित एंड आज हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म निकल चुका है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और इसके बाद ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म भी आ गया है। मैं जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल क्या है कि ग्रेट ईस्टर्न ने डेट्स भी दे दी हैं। आज एक एग्ज़ाम है 8 सितंबर को, दूसरा डेट शायद 13 को है। इस तरीके से उन्होंने कई सारे डेट्स दिए हुए हैं। सिमिलरली एंग्लो ने भी अपने डेट्स दिए हैं और उनका 23 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो हम आज ये बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम में बेसिकली क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या सिलेबस है, कैसा टेस्ट होता है, क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या पूछा जाता था, अभी क्या पूछा जाता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम आप सभी लोगों को पता होगा कि कंपनी जनरली ये एग्ज़ाम लेती है, और अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको जॉब तो उस कंपनी में मिल ही जाएगी, और उस कॉलेज में आप काम, मतलब एंग्लो ईस्टर्न और ग्रेट ईस्टर्न में तो आप उस कॉलेज में अपना डिग्री या नॉट डिग्री DNS कंप्लीट कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट द जॉब। और ग्रेट ईस्टर्न में और भी दूसरी कई सारी कंपनीज आती हैं। एंग्लो ईस्टर्न भी मैनिंग कंपनी है, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिल ही जाएगा। सो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम में जनरली 4 टेस्ट होंगे। पहला होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो जनरली रिटन के साथ में ही हो जाता है। बहुत लोग इस वाले टेस्ट को मिस कर देते हैं। आपको याद रखना है कि इस टेस्ट को मिस नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, रिटन टेस्ट देकर के इतना खुश हो जाते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट को मिस कर देते हैं। हालांकि एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम जो है वो सेंटर पे ही होता है, तो वहाँ पे मिस करने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम जनरली बच्चे घर से देते हैं, तो ये वाला एग्जाम बहुत आराम से मिस कर देते हैं वो लोग। ये नहीं करना है, ठीक है। तीसरा है आपका इंटरव्यू, जो इन दोनों के बाद शेड्यूल होगा, और चौथा है मेडिकल। तो फिलहाल आज हम जो बात करने वाले हैं वो रिटन टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं कि इनमें क्या क्या पूछा जाता है, कैसा टेस्ट होता है, क्या होता है। तो एक तो मैंने डिफरेंस आपको बता ही दिया है कि ग्रेट ईस्टर्न वाले जो हैं वो आपको घर से भी रिटन टेस्ट देने की आज़ादी देते हैं, तो यहाँ पे चीटिंग होने के चांसेस होते हैं। हालांकि बच्चे बैठते हैं तो ग्रेट वाले ये सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे चीटिंग तो कर ही लेते हैं। दूसरा, एंग्लो ईस्टर्न जो है वो सेंटर से अपना टेस्ट कराता है, तो सेंटर से टेस्ट करने में चीटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। लेकिन दोनों में ही एक फैक्टर जो काम करता है वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएंगे, या फिर ऐसा भी होगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो एक एक करके डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि सिलेबस अगर हम देखेंगे तो दोनों का मोरलेस सेम ही है। पहले क्या होता था, सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस रहता था। ग्रेट ईस्टर्न में वो लोग 11th और 12th का सिलेबस भी मैथमेटिक्स में पूछ लिया करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी दोनों का सिलेबस काफ़ी कुछ सेम आ रहा है। ग्रेट ईस्टर्न के एग्जाम में पहले वाले रिटन एग्जाम्स में काफ़ी सारे सिली मिस्टेक्स भी थे। हालांकि वो अभी आपको एंग्लो वाले में भी दिख जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, 8-10 पेपर हैं, उनमें सिली मिस्टेक्स दिखते हैं। छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, लेकिन सारे मिस्टेक्स नहीं है। 100 में से 3-4 क्वेश्चन में ही होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ग्रेट ईस्टर्न में ज़्यादा थे। फिलहाल उन्होंने पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया। लास्ट ईयर तो कंप्लीटली चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो चलो देखते हैं रिटन टेस्ट में क्या सिलेबस रहता है। रिटन टेस्ट में जनरली मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, अब इन दोनों को आप मर्ज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को मिला करके भी सिलेबस बहुत बड़ा नहीं बनता है। मैथ्स और एप्टीट्यूड जो है, ये मैथ्स जो होती है वो 10th क्लास की ही पूछी जाती है, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड के टॉपिक्स मैच कर सकते हैं, मतलब मर्ज कर सकते हैं। फिजिक्स का सिलेबस जरूर काफ़ी बड़ा रहता है, तो जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा उन सबसे सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक्स में से काफ़ी कुछ आएगा। फिर इसके बाद आता है इंग्लिश और होता है केमिस्ट्री। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। मैथमेटिक्स देखो, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आप जाओगे, मैं जरा इसको साइड में कर लेता हूँ। मैथमेटिक्स में जाओगे तो नंबर्स एंड ऑपरेशंस आपसे पूछा जाएगा। एलजेब्रा एंड फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री जो बेसिक 10th क्लास की ज्योमेट्री होती है उसके क्वेश्चन होते हैं। मेंसुरेशन आपको पता होगा, वो एरिया वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है, बिल्कुल 10th क्लास की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने CBSE से पढ़ा हुआ है तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल के क्वेश्चन भी ये पूछ लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े कम ही होते हैं, बट आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाओ इनको। मैथमेटिक्स के बाद आते हैं हम लोग फिजिक्स पे। फिजिक्स में काफ़ी लंबी लिस्ट है। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM एंड वेव्स, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। आपको लग रहा होगा एक ही पेपर में इतने सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई देखो, एक्चुअल में एक ही पेपर में इतने सारे टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे हमने बोला ना कि प्रीवियस ईयर पेपर है, तो कुछ में हो सकता है पहले 3 टॉपिक पूछे गए हो, तो कुछ में दूसरे वाले पूछे गए हो, तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाएंगे। फिर भी ये इतने सारे टॉपिक नहीं है कि आप इनको कवर नहीं कर पाओ, आप आराम से इनको कवर अप कर सकते हो। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है, प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम बाउंडेड स्टडी करना जानते हो, घर पे ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप इन सब चीज़ों को आराम से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिजिक्स का पोर्शन हुआ। हाँ, इसमें बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं पूछते हैं, चीज़ें आसानी पूछेंगे, क्वेश्चन आसानी रहेगा, ट्रिकी रहेगा। और मोस्टली तो वो क्या करते हैं, जो 10th क्लास के क्वेश्चन होते हैं वही पूछ लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पीड मैटर करती है, बस इतना ज़रूर है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, एसिड बेस थ्योरी एंड बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत 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 ही आसान होता है, बहुत ही बेसिक पूछा जाता है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा 11th 12th का सिलेबस जरूर हो जाता है, जिसमें वो नॉमेनक्लेचर और ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। अदरवाइज 10th क्लास का ही मोस्टली सिलेबस आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एप्टीट्यूड एंड जीके। तो एप्टीट्यूड एंड जीके के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जितनी भी क्वांट है और रीजनिंग है, सब कुछ पूछा जा सकता है। वो डायग्राम भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें मिरर इमेजेस बनती हैं, वाटर इमेजेस बनती हैं, ठीक है, जिनको रोटेट किया जाता है, टिल्ट किया जाता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और रीजनिंग के और जो दूसरे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, एनालॉजी के क्वेश्चन हो गए, इसका पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट है जो हमने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। आप चाहो तो उस पर जा करके देख सकते हो, और बिल्कुल फ्री है, अच्छी तरीके से पढ़ लो उसको। ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से बुक का ऑथर कौन है। प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वाला प्राइस किसको मिला था। कैपिटल एंड करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे इसमें पूछी जा सकती हैं। और इसके बाद अगर हम आगे आएंगे तो आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपसे पूछी जाती है वोकैबुलरी। जनरली वोकैबुलरी में क्या पूछेंगे, एंटोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकते हैं। बेसिक ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन के जम्बल्ड सेंटेंस होंगे वो वाले पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पैराग्राफ, मतलब कोई मर्चेंट नेवी से रिलेटेड एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में से ही आपसे, उसी में अंदर ही क्वेश्चन होंगे, बट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अब लेकिन बात ये आती है कि सब पूछते हैं कि सर इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, किसका कितना वेटेज रहता है। देखो, वेटेज का कोई फिक्स आइडिया नहीं है। कभी कभी क्या, जैसे ग्रेट ईस्टर्न क्या करता है, कभी 60 क्वेश्चन पूछता है, कभी 80 पूछता है, कभी 90 पूछता है। ऐसे एंग्लो ईस्टर्न ने भी कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे। कभी 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो कभी 120 का होता है, कभी 60 का होता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप एक रफ वेटेज जानना चाहते हो तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। इंग्लिश के आप चाहो तो लिख लो इसको, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन। इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अराउंड 60 का जो एक फॉर्मेट बन रहा है। तो इसमें जो ज़्यादा वेटेज मिल रहा है वो एप्टीट्यूड और ज्योग्राफी को ही मिल रहा है। मैथ्स भी उसमें थोड़ा सा मिक्स होकर के आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए और इसके कम कर दिए, केमिस्ट्री के कम कर दिए, तो ये भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन एक इस तरीके का एक आप फॉर्मेट बना करके चल सकते हो कि इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा। देखो, कट ऑफ का जो पंगा है वो ये है कि अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम दे रहे हो तो इसका कट ऑफ जो होता है वो लोअर ही जाता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। हाँ, हायर कब जाता है, जैसे अब अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एंग्लो ईस्टर्न के जो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं वो सारी पब्लिक के पास में है, तो हर एक सॉल्व करके जाता है, हर एक बंदा सॉल्व करके जाता है, तो कट ऑफ हाई चला जाता है। लेकिन अब उन्होंने नए पेपर्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग जो कट ऑफ के भरोसे ही जाते हैं उनकी तो वाट लग जाती है वहाँ पे, तो उन्होंने नए पेपर भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अगर आपको मिल भी रहे हैं तो भी आपको प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, तो आप उनकी प्रैक्टिस ढंग से करते रहो। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न का कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न आपको घर से बैठ करके काम करने की आज़ादी दे रहा है। तो जब आप घर पे बैठ करके पेपर लिख रहे होते हो तो आपको सबको पता है कि लगभग सभी लोग चीटिंग करते हैं घर पे बैठ करके। कोई अपने दोस्तों को बिठा लेगा तो कोई कुछ करेगा, तो उसका कट ऑफ तो हाई जाता ही जाता है। तो उसमें आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करने की कोशिश करो। और अगर ग्रेट ईस्टर्न ने भी सेंटर बेस कर दिया तो उसका कट ऑफ लो जाने के चांसेस हैं। हालांकि पहले ग्रेट ईस्टर्न के पेपर में मिस्टेक्स भी बहुत होते हैं, लेकिन अब वो नहीं होते हैं, अब उन्होंने ठीक कर दिया है। एंग्लो में भी थोड़े बहुत मिस्टेक्स मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, 100 में से 3-4 क्वेश्चन में मिस्टेक्स होते हैं।
अभी क्या होगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है उनका एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि वेडनेसडे को होगा 13 सितंबर को, जिसमें मैं 2 प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगा एंग्लो ईस्टर्न के, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं और आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। इसके साथ में एक टेस्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट जनरली आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपके मेंटल एबिलिटी और बिहेवियर को जज करने के लिए लिया जाता है। इसमें क्या होगा कि 20 मिनट का टाइम होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, इस तरीके का पेपर होता है। मतलब टाइम कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको सोचने का बहुत कम टाइम देते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रैटेजी बना करके आंसर करने हैं, जो आपको आता है, जो आपकी कंडीशन है। ऐसा मत करना कि जो मैं बनना चाहता हूं वैसे आंसर दूंगा, वैसा बिल्कुल भी मत करना। आप ये सोच करके दो कि जो आप राइट नाउ हो उस तरीके से आंसर दो। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका भी प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करना बहुत आसान होता है, फेल होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप आंखें बंद करके सब में आंसर एक ही जैसा ठोक दोगे तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और जो राइट नाउ आप कर रहे हो उस चीज़ पर ही जाकर के टिक करोगे तो आपके पास होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट स्किप कर देते हैं, या इसको बहुत हल्के में लेते हैं, या इसमें एक ही आंसर ठोक के चले जाते हैं, इसीलिए वो जनरली फेल हो जाते हैं। तो ये है फिलहाल आपका रिटन टेस्ट का आइडिया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालो और हम आपकी हेल्प के लिए उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर के आएंगे। आई थिंक आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट गाइस।